तो आइए हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग एक टर्म के बारे में जानेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ये भी जानेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है या पोलराइजेशन क्या होता है, और कैसे पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर हो जाता है। तो बहुत सारा टॉपिक है इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम गॉस लॉ में एक एप्लीकेशन पढ़ाया था, उसको एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। गॉस लॉ में एक एप्लीकेशन था कि अगर आपके पास एक चार्ज शीट है, ये चार्ज शीट है लार्ज, एक बड़ा सा चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके नियर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब आप सब जानते हैं +1 पे लगने वाला फोर्स, तो +1 पर लगने वाला फोर्स इसके नियर में प्रूफ किया था मैंने, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा क्या हो गया, व्हाट इज सिग्मा, तो सिग्मा को कहा था मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होगा चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया सिग्मा के जगह पे क्यू बाई ए, तो हो गया क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो पहचानिए कौन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये चार्ज है, ये एरिया ऑफ द प्लेट है, ये परमिटिविटी ऑफ एयर है, ये परमिटिविटी ऑफ एयर है। इसी में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या ही हो अगर ये एक प्लेट ना हो करके ये 2 प्लेट आ जाए, एक प्लेट ना हो करके कितना प्लेट आ जाए, 2 प्लेट आ जाए। तो चलो एक और प्लेट ले आते हैं, यहां पे 2 पैरेलल प्लेट ले आए, 2 पैरेलल प्लेट ले आए और दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रखा, मतलब यूनिट एरिया में दोनों पर सेम चार्ज है, यूनिट एरिया में सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, एक पर प्लस सिग्मा और एक पर माइनस सिग्मा। अब अगर आपसे हम बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कितना होगा, आप सोचो इत्मीनान से यहां पर कितना होगा, तो एक प्लेट का इतना होता है, तो बताओ ये वाला पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगा और कितना से रिपेल करेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कौन कैप आई कैप, इतना से ये इसको रिपेल करेगा, और ये निगेटिव प्लेट वाला इतना ही से इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, निगेटिव वाला +1 को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो अपनी तरफ कितना से खींचेगा, वही वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। क्या माइनस सिग्मा आएगा क्या, नहीं, ये माइनस तो केवल डायरेक्शन डिसाइड कर दिया, डायरेक्शन डिसाइड कर दिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर फॉर्म में दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दोनों को जोड़ो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप कहां निकल जाएगा,
बाहर, और इसको एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना होता है 2 सिग्मा। तो बताओ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चला आएगा फाइनली, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मत भूलना, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आज का क्लास हो चाहे अगला वाला क्लास हो। मतलब आज के बाद से तुमसे हम पूछ दें कि 2 प्लेट है, दोनों पर डेंसिटी सेम है, नेचर अपोजिट है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो बोल देना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा होता क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया 2 प्लेट के बीच में, दिमाग में बैठा दो। सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2 प्लेट है, तुमको देखने में लग रहा है कि एक लाइन है सर, ये एक लाइन नहीं है मेरे दोस्त, ये प्लेट है। जैसे ये एक प्लेट है, इसके पास सरफेस एरिया है, लेकिन अगर इसको हम सामने में ऐसे रख के दिखाएं तो खाली ये हिस्सा दिखेगा। तो तुम इमेजिन करो चार्ज यहां पर है, ये लीनियर नहीं है, ये सरफेस वाला है, तो इसके सरफेस पर चार्ज है, ये इसके सरफेस पर ये चार्ज है, ये हो गया प्लस सिग्मा। एक और प्लेट है, एक और प्लेट है, और इसके भी सरफेस पे पूरा चार्ज भरा है, लेकिन प्लस नहीं बल्कि माइनस। जितना यहां प्लस है उतना ही यहां माइनस। ये प्लस सिग्मा है तो ये माइनस सिग्मा है। इस पर चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इस पर चार्ज माइनस क्यू है। और आप सबको पता है यहां पे +1 को रख के छोड़ेंगे तो ये किधर भागेगा, प्लेट ए से किधर भागेगा, प्लेट बी की तरफ। ए वाला उसको रिपेल करेगा और बी वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लेट ए से प्लेट बी भागेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, हम जितना चाहें हम उतना लाइन खींच सकते हैं। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा करिए, तो बोलेंगे अभी तो आप पढ़ाया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसको ई नॉट से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि बीच में मीडियम कौन है, एयर है। ई नॉट एप्सिलॉन नॉट है कि ई नॉट है, तो प्लीज एकदम कंसंट्रेशन कीजिएगा, हम कभी ये लिखेंगे तो कभी ये लिखेंगे, तो इसको पढ़िएगा परमिटिविटी ऑफ एयर और इसको पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ एयर इन बिटवीन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब मीडियम एयर हो, ये क्योंकि कुछ लोग एबीसीडी में ई को ऐसा ही लिखते हैं पढ़ता है, ऐसे लोग एलिफेंट लिखते हैं, उनके लिए ई वाला ई और ई वाला ई सेम ही रहता है, और जबकि यहाँ दोनों ई में आसमान जमीन का फर्क है। तो लिखते समय अल्फाबेट पे ध्यान दीजिएगा और समझते हुए। तो चलिए बाबू बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑफ कोर्स डायरेक्शन है, हटाओ मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करते हैं। और सिग्मा क्या लिख देंगे, बताइए इस पे चार्ज कितना है Q, तो ये हो गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये हुआ अप्लाइड चार्जेस। कौन सा चार्जेस,
ये हम अप्लाई किया, ये अप्लाइड चार्जेस, अप्लाइड चार्जेस। अब क्या कीजिए, अब इन दोनों प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में एक मटेरियल ला करके यहां रख दीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, एक मटेरियल ला करके यहां रख दीजिए। इस मटेरियल को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। नाम सुन लिए आप लोग? इस मटेरियल को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक इंसुलेटर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि कोई इंसुलेटर है, और इंसुलेटर वो होता है जिसमें चार्ज फ्री, कंडक्टर वो होता है जिसमें चार्ज फ्री होता है। तो चलो ये एक डाई इलेक्ट्रिक है। कौन है ये? एक डाई इलेक्ट्रिक है। तो यहां पर मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को लाकर रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को लाकर रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हवा वाला, अब ये हटा यहां से। बोलो क्यों हटा रहे हैं? तुरंत अभी समझ में आ जाएगा क्यों हटा रहे हैं। आओ बताओ, अंदर में अगर +1 है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E0। यस सर और नो सर। कितने लोग को दिख रहा है E0? अरे ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जा रहा है ना, दिख रहा है तुम लोग को E0? एक तो चलो मतलब वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते तो आई कैप जैसे लिखो। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0। अब यहां ध्यान दो, यहां पे कौन सा चार्ज है? जो दिख रहा है वही बोलना है। और यहां पे प्लस माइनस पहले ऐसे था, न्यूट्रल था, लेकिन ये प्लस माइनस क्रिएट होने के कारण यहां पर कुछ आ जाएगा माइनस, और यहां पे कुछ, और यहां पे कुछ, और यहां पे कुछ। अगर यही कंडक्टर होता ना, क्या होता? तो जितना यहां पे प्लस माइनस था उतना ही यहां पे भी प्लस माइनस बन जाता। मतलब अगर कंडक्टर होता तो अगर इधर 50 लाइन जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से तो इधर 50 लाइन और इधर भी 50 लाइन कैंसिल ईच अदर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता? 0 हो जाता। कंडक्टर होता तो पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर वही बात को घुमा फिर आगे पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर सुनो क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखना। यूट्यूब पे इसका वीडियो वगैरह कहीं भी खोज लेना, नहीं मिलेगा। सब एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, जितना ही पढ़ा रहे हैं, फिर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बस अगला जितना देर पढ़ाएंगे एकदम इसको कंसंट्रेशन को हिलने मत देना, क्योंकि सारा टॉपिक जो आज पढ़ रहे हो अगला क्लास में यूज होने वाला है कैपेसिटर के डिराइवेशन में। देखो ध्यान से, हम क्या बोला? हम ये बोला अगर ये कंडक्टर होता तो ये प्लस, तो ये क्या आ जाता? ये माइनस, तो ये क्या आ जाता? ये प्लस, तो ये क्या? ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या आता? मतलब जितना हम अप्लाई करते हैं उतना अंदर इंड्यूस हो जाता। क्या हो जाता? एक वर्ड यूज किया, इंड्यूस मतलब किसी के कारण पैदा होना। ये अप्लाई किया, इसी के कारण ना अंदर पैदा हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है? पॉजिटिव से। तो तुम देख सकते हो कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह उल्टा ना बन रहा है। अरे बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह इधर है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह उल्टा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह इधर होगा, अगर उतना ही इधर हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा? यही बात तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये 0 होने के लिए क्या जरूरी है? जितना हम अप्लाई करें उतना अंदर इंड्यूस हो जाए, तब ना कैंसिल होगा। हम अप्लाई जितना करें, अगर इंड्यूस कम हो तो 0, इंड्यूस कम हो तो 0। और यही फर्क है कंडक्टर में और इंसुलेटर में। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि जितना हम अप्लाई कर रहे हैं
उतना अंदर में कंडक्टर में इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन इंसुलेटर में जितना हम अप्लाई करेंगे उतना इंड्यूस, क्या कि इंसुलेटर में चार्ज फ्री, बहुत मेहनत करने पे कुछ चार्ज फ्री हो सकता है, बहुत मेहनत करने पे, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाने पे कुछ चार्ज फ्री हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं हो जाएगा फ्री की कंडक्टर की तरह बिहेव करे, कंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो हम आपको जनरल केस लेके चल रहे हैं, कंडक्टर नहीं लेके चल रहे हैं, किस टर्म में समझा रहे हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर तो समझ ही गए, तो समझने में मेहनत ही नहीं है, कंडक्टर को तो समझने में मेहनत ही नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के केस में जितना लाइन व्हाइट वाला इधर होगा उतना ही तुम्हारा हरा लाइन इधर हो जाएगा एंड कैंसिल आउट हो जाएगा ईच अदर। तो चलो हमको इंसुलेटर के टर्म में समझा दीजिए सर, आइए समझाते हैं आपको, आइए समझाते हैं आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ये सब वो वीडियो है जो एक बार नहीं देखा जाता है, लगातार 3 दिन देखा जाता है। एक बार देख लिया, लिख लिया, फिर कल देखा और फिर परसों देखा, और जब तीसरी बार देखिएगा तो लगे कि हाँ ये तो हम भी किसी को पढ़ा सकते हैं। सोचोगे पहली बार में पढ़ के इतना सारा बात कैसे याद रहेगा, टफ है, दिस है, डैट है। वो खुद को तसल्ली देना होता है कि हम पढ़ाई लिखाई ना करें आगे, और तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो एग्जाम में तो आना है। तो हर चीज का एक मेथड होता है, उसको फॉलो करोगे पढ़ाई आसान हो जाएगा। तो देखो यहां ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक तो अंदर में चार्ज इंड्यूस हुआ, जितना हम अप्लाई कर दिए क्या पूरा का पूरा इंड्यूस हो गया? नहीं, कहीं कहीं इंड्यूस हुआ। देखो तो ये जो चार्ज है इसको इंडिकेट कर रहे हैं किससे? क्यू डैश से। किससे इंडिकेट कर रहे हैं? एक प्लस क्यू डैश और एक, तो ये वाला क्यू था अप्लाइड चार्जेस, ये वाला क्यू क्या था? और बताओ ये वाला क्यू क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना। तो बोलोगे प्रोड्यूस चार्ज लिख दीजिए, प्रोड्यूस लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन इंड्यूस सही वर्ड है। इंड्यूस मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना बिना छुए हुए, प्रोड्यूस मतलब होता है छू के पैदा करना। तो बताओ क्या इस चार्ज ने इसको कभी छुआ? क्या इसको टच में लाए हम लोग? क्या हम इसको इसके कांटेक्ट में लेके चले गए कि जा जाकर टच कर ले? नहीं, टच होने नहीं दिया, दूर से पैदा कर दिया। और जो दूर से पैदा कर देगा वह प्रोड्यूस नहीं कहते हैं, बस फर्क इतना ही है, प्रोड्यूस मतलब इंड्यूस मतलब सेम होता है। तो ये इंड्यूस चार्जेस है। कौन सा चार्जेस है? इंड्यूस चार्जेस है। बताओ अब तुम लोग जवाब दो, मेरा जवाब दो इस सवाल का। अगर ये कंडक्टर होता तो अप्लाइड चार्जेस और इंड्यूस चार्जेस में कौन बड़ा होता? आपके पास जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर तो होता ही वो है जिसमें चार्ज फ्री होता है, जितना हम अप्लाई करेंगे उतना इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये हम कंडक्टर नहीं लिया, एक मटेरियल लिया, इंसुलेटर लिया, जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, अब देखते जाइएगा। तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस माइनस के कारण क्रिएट हुआ। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लस माइनस के कारण क्रिएट हुआ? बोलो ना रे, अभी तो नाम लिया। इंड्यूस्ड। क्या लिखा मैंने? दिखा आप लोगों को? क्या दिखा? एक हुआ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हुआ इंड्यूस। इंड्यूस मतलब दिख रहा है ये प्लस से माइनस, ये हुआ इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला हुआ अप्लाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ रिजल्टेंट बचेगा अंदर में? अंदर में क्या बचेगा? और रिजल्टेंट हमेशा अप्लाइड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अप्लाइड ज्यादा होगा, इंड्यूस बहुत होगा तो बराबर होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इंड्यूस ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा, कितने लोग समझे? ये जो बनाया ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो बताओ इस मटेरियल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है? एक मेरा अप्लाइड वाला,
एक इंड्यूस वाला और एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। तो ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसको मीडियम वाला बोल देते हैं, एम लिख देते हैं। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में इतना बच रहा है। और तुम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर। तो बताओ मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किसका सम होगा? ई नॉट प्लस ई इंड्यूस। उम्मीद है समझे होगे। और मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो बताओ यहां प्लस का निशान आएगा कि माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि देखना भाई, एक प्लस आई कैप में है तो एक माइनस आई कैप में है। तो बताओ एक अगर 6 प्लस आई कैप में हो और एक अगर -4 प्लस आई कैप में हो, तो जोड़ तो रहे हैं दोनों को, लेकिन डायरेक्शन समेत ना जोड़ते हैं, तो अल्टीमेटली तुमको ये 6 - 4 ना दिखने लगेगा। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन थोड़ी होता है, हमेशा क्या होता है, लेकिन डायरेक्शन के साथ माइनस अपने आप आ गया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो बताओ यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो कितने लोग समझे इसको ई नॉट माइनस ई इंड्यूस लिखेंगे? अरे समझ भी गए। इसको लिखेंगे ई एम इक्वल टू ई नॉट माइनस, क्यों आया? क्योंकि एक प्लस आई में है तो एक, और प्लस आई वाला बड़ा है कि माइनस आई वाला? तो हम बताएं ना अप्लाइड हमेशा बड़ा होगा। देख नहीं रहे अप्लाइड का इतना सारा चार्ज है, इंड्यूस का कितना चार्ज दिखाया है? 1 2 3, इंड्यूस 3 ही दिखाया है, और अप्लाइड इतना सारा चार्ज है। चलो अब इसके आगे पढ़ाने के लिए, हम पढ़ा तो चुके हैं लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को पिछला पूरा याद नहीं होता, हम पढ़ा दे फिर आगे तो कुछ लोगों को बाउंस कर जाएगा। तो अब इसके आगे पढ़ाने के लिए फिर आपको हम एक रिकॉल कराते हैं टॉपिक, जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। क्योंकि मतलब इससे नहीं है कि हम पढ़ा चुके हैं, मतलब इससे है कि आपको सीखना है। पढ़े हुए तो आप लोग सब कुछ है, मेन आपका सीखना है। चलो यहां सभी लोग ध्यान दो, क्यू चार्ज है और आप लोग इसका जवाब दोगे, पढ़ाया हुआ टॉपिक है, मीडियम एयर है। कितने लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा सकते हो आर दूरी पर? तो बोलेंगे यस सर बहुत ही आसान है, मीडियम एयर है तो ई नॉट लिख दिया, ई नॉट, और फॉर्मूला होगा 1/, एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बताओ ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ एयर एज मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ एयर एज मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेम चार्ज को छोड़ रहे हैं और सेम दूरी पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर मान लो पानी भर दिया या तेल भर दिया, कोई अदर देन मीडियम एयर कर दिया, कोई मीडियम भर दिया, और उस मीडियम का परमिटिविटी हम क्या लिख दे? एप्सिलॉन एम। पहचानते हैं एप्सिलॉन एम को? अब बताओ, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखाएगा वो ईएम लिखाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ मीडियम, एंड मीडियम इज नॉट एयर। एयर होगा तो नॉट लिख देते, एयर के लिए सिंबलाइज करते हैं। ये अदर देन कोई एयर मीडियम है, चाहे ऑयल हो, पानी हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, अदर देन कोई एयर मीडियम है। अब बताओ फॉर्मूला यहां पे क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू बाई आर स्क्वायर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ चुके हो। दोनों को थोड़ा डिवाइड करो तो बोलेंगे ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं वो कर देते हैं। आप हमको यही ना बोल रहे हैं, ई नॉट बाई ई एम कर देते हैं, और पता ये डिवाइड हम बोला करो तो ये आपको देख के नहीं उतारना है, अपने से डिवाइड करना है, जो कटेगा छटेगा करेंगे। तो बताओ दोनों को डिवाइड करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और बताओ ईएम कितना लिखे? क्यू, और ऊपर में कौन चल जाएगा?
4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर। अब कुछ लोग को यही भारी लगता है, कैसे हो गया? अरे तुम डिवाइड करके देखो, ईएम यहां पर है ना, इस ईएम के वैल्यू को, इस ईएम के वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे डालो, क्यू रह जाएगा, ये लोग कहां चल जाएगा? ऊपर। तो कोई चीज भारी होता नहीं, हम लोग भारी बना देते छापने के चक्कर में। चलो जो कटेगा काटो, 4 पाई से 4 पाई काट दो, क्यू बाई आर स्क्वायर से क्यू बाई आर स्क्वायर काट दो। अब जो दिख रहा है खाली वो बोलो, जो तुमको दिख रहा है तुमको वही बोलना है। बताओ ये एप्सिलॉन नॉट है कि ई नॉट है? एकदम क्लियर कट रखना अपने विजन को। ये ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ मीडियम एज एयर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ मीडियम है अदर देन एयर, इक्वल टू क्या दिख रहा है? एप्सिलॉन एम। क्या इसको ईएम बोल देगा? एप्सिलॉन एम बाई, और इसको तुम शायद पहचानते होगे, हाँ सर इससे मुलाकात हुआ है, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। किसी मीडियम का परमिटिविटी को जब एयर से कंपेयर करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो बताओ ना बउआ रे, ये कितना आया? ई आया ई नॉट बाई ई एम इक्वल टू, इसको के लिख दें। व्हाट इज के? कूलम्स कांस्टेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बताओ ईएम इज इक्वल टू क्या दिखेगा? ईएम इज इक्वल टू क्या दिखेगा? जो दिखेगा वही बोलना है। तो सर ईएम, ईएम कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। तो ईएम को इधर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, तो ईएम इज इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट बाई के। अब इस बात को हिंदी में याद रखो, ये तो मैंने लिख दिया, इस बात को हिंदी में याद रखो। सुनो कैसे याद रखो। यार तुमसे एक सवाल हम बोला, ऐसे बोला कि एक चार्ज है, मीडियम हवा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका 100 न्यूटन पर कूलम है। ये स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, मेरे मुंह से जो निकल रहा, हम लिखने नहीं जा रहे हैं। हम बोला एक चार्ज है और कुछ दूरी पर जब मीडियम हवा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम दे दिया कि 100 न्यूटन पर कूलम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब मीडियम एयर है। तो अब तुमसे बोले एक ऐसा मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 है या 50 है, एक ऐसा मीडियम आया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 है। अब बताओ इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो तुमको टेंशन ही नहीं लेना है, बोलेंगे सर एयर का आप दे दिया और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, तो बताओ 100/50 कितना आ गया? कितने लोग समझ गए क्या करना है? मतलब कोई मीडियम अगर आ जाएगा एयर के जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स से घट जाएगा। अब तो सुनो, सीबीएसई में क्वेश्चन आया था ऐसे, आ चुका है सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में आ चुका है ऐसे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब मीडियम एयर है तो ई नॉट है, ऐसा मीडियम आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E/10 हो गया। बताइए उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? 10 होगा। इट वॉज वेरी सिंपल अगर तुम समझ गए तो। अरे जब मीडियम एयर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया कि ई नॉट है। अब एक ऐसा मीडियम आया, कोई आया मीडियम जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E0/10 कर दिया, तो के का वैल्यू पूछा तो के 10 ही ना हो जाएगा। कितने लोग समझ गए इस तरह का सवाल? ये समझ रखना है दिमाग में, तब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि एयर के जगह पर अगर कोई मीडियम रिप्लेस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एयर में जो भी था उसको किससे डिवाइड कर देंगे? के से, तो वो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा? वो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो देखो यहां ध्यान से, आराम से अब देखोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, देखो ध्यान से।
कितने लोग समझे? ईएम के जगह पर ही मीडियम दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, और ये मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है रे। और इस बोलो इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये दिया रहेगा मटेरियल का के, अलग अलग मटेरियल का के का वैल्यू भी। चलो इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो कितने लोग समझे कि ईएम के जगह पे हम ई नॉट बाई के लिख सकते हैं? आपको इतना आसानी से क्यों समझ में आया? अभी अभी पढ़ा, हालांकि पहले पढ़ चुके थे, डायरेक्टली लिखते तो समय बचता, इसलिए आपसे बार बोलते पहले का पढ़ के आओगे आगे पढ़ने में मजा आएगा। तो ईएम के जगह पे ई नॉट बाई के, बाकी ई नॉट छोड़ दो, अब बाकी ई इंड्यूस छोड़ दो। चलो फिर अभी बताओ, अभी अभी हम लोग पढ़े थे ई नॉट का मतलब होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ई नॉट का मतलब दो प्लेट के बीच में मीडियम जब एयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही ना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया इक्वल टू, बताओ ई इंड्यूस के जगह पे क्या लिखे? बोलेंगे सर क्यू को रिप्लेस कौन करेगा? क्यू डैश, यस और नो, हाँ या ना? क्यू को रिप्लेस कौन किया? क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट ए। और बताओ ई नॉट के जगह पे क्या आ जाएगा? ई नॉट, और ई नॉट के जगह पे क्या आएगा? क्यू, आगे बोला जाए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए एंड ऑल्सो के। क्या आप लोगों को कुछ कुछ दिखा? कितने लोगों को दिख गए? दिख गया। जो कटेगा काटो तो, क्या क्या कटेगा? एप्सिलॉन नॉट कट गया क्या? अच्छा एरिया भी कट गया क्या? यस और नो? बताओ क्यू डैश कितना दिख रहा है? जो दिख रहा है वो बोल दो, जो दिख रहा है वो तुम बोल दो, क्यू डैश कितना दिख रहा है? अरे क्यू डैश को इधर लेके आओ ना, इसको उधर लेके जाओ, बोलो क्यू माइनस क्यू बाई के। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ? और बताओ क्यू कॉमन निकालो, बोलो क्यू डैश कितना दिखेगा? क्यू कॉमन निकालो, बोलो 1 माइनस 1 बाई, बताओ हम क्या तुमको डिराइव किया? व्हाट इज क्यू डैश? बोलो, हम इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। किसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बोलो मेटल का, फॉर मेटल, अगर मेटल रहे, मेटल का बात कर रहे हैं, फॉर मेटल, मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा शायद, इंफिनिटी पढ़ा चुके हैं। अब बताओ मेटल मतलब कंडक्टर, मेटल मतलब कंडक्टर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू डैश क्यू 1 माइनस, बताओ 1 बाई इंफिनिटीज। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जितना अप्लाई करेंगे उतना इंड्यूस हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए, क्लियर है यहां तक? तो देखो बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में फॉर्मूला टिक मारने के लिए आता है, मार देना टिक, खत्म बात। डिराइव आज तक ना आया है ना आएगा, लेकिन रटवा दे सीधे फॉर्मूला, रट्टा मार जाओ, भूल भी जाओगे, समझोगे भी नहीं कौन चीज क्या है। क्लियर है यहां तक? तो मेटल के केस में जितना अप्लाई करेंगे उतना इंड्यूस हो जाएगा। अब बताओ अदर देन मेटल होगा, क्या बोला? अदर देन मेटल होगा तब के क्यू डैश का वैल्यू हमेशा क्यू से कम रहेगा। यस और नो? अरे क्यू डैश का वैल्यू हमेशा क्यू से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग समझे? आप लोगों को बताओ मैंने अभी क्या समझाया? मैंने समझाया बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम बोलो, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कैसा बिहेवियर शो किया? तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। पहला कि कंडक्टर के केस में उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू
अरे कंडक्टर के केस में तुम देखो ना मेरे भाई, ईएम है ना, और ईएम कितना निकला रहा है, ई नॉट बाई के। अरे ईएम है ना, और ईएम का वैल्यू ई नॉट बाई, और कंडक्टर के लिए के का वैल्यू बताओ, एनीथिंग बाय इंफिनिटी तो जीरो हो गया, कंडक्टर होता तो। समझ में आया? तो कंडक्टर के केस में उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो। जब किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। लेकिन अगर यही अगर डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो भी क्या जीरो होगा, नहीं। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, ईएम इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, एंड डेफिनेटली के इज समथिंग पॉजिटिव वैल्यू। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले क्लास में हमको बस इसी का काम है। अगला क्लास जो पढ़ाएंगे, अभी तो और भी टॉपिक, लेकिन अगला क्लास जो कैपेसिटर पढ़ाएंगे हमको इसी टॉपिक का काम है। किस टॉपिक का काम है बताओ तो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट बाई के। मीडियम के अंदर ई नॉट बाई के, हवा में जो भी होगा उसको के से डिवाइड कर देना, और के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। चलिए अब हम लोग बिहेवियर पढ़ लिए कंडक्टर का और डाइलेक्ट्रिक का इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला टॉपिक पे आते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या नाम बोला मैंने, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान दोगे बाबू लोग, आराम से ध्यान दोगे। देखो हम एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले लिया और एक मॉलिक्यूल ले लिया HCl का। तो देखो HCl का जो मॉलिक्यूल लिया, HCl का जो मॉलिक्यूल लिया, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। HCl का मॉलिक्यूल एक छोटा होगा और एक बड़ा हो। सिमेट्रिकल ना होने के कारण, एनसीईआरटी में लिखा है सिमेट्रिकल ना होने के कारण, सिमेट्रिकल ना होने के कारण पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में कुछ गैप रह जाएगा। और कितने लोग ऐसा कुछ पढ़े हो कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, पढ़े हो? तो बोलो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज के बीच में कुछ गैप रह जाए, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाए, ऐसा मॉलिक्यूल को एग्जाम में आया, व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स, डिफाइन करो। अभी के अभी याद कर जाओ, अभी के अभी याद कर जाओ। ए पोलर मॉलिक्यूल इज विच, बोलो, whose center of positive charge and center of negative charge does not coincide। मतलब does not coincide का मतलब है कि गैप रहेगा। coincide मतलब होता है एक दूसरे पे चढ़ा रहना, does not coincide मतलब थोड़ा गैप पे रहना, और गैप पे रहेगा तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो फिर से बोलो, बोलो, ए पोलर मॉलिक्यूल इज दैट मॉलिक्यूल in which center of positive charge and center of negative charge does not coincide, they have permanent electric dipole moment।
हो गया, खत्म, मिल गया नंबर। एग्जाम्पल HCl, एक और एग्जाम्पल H2O, वाटर। वाटर भी पोलर है, बोलोगे कैसे पोलर है? आओ, ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन पे होता है 2 तो 2 को ऐसे कर दो, तो बताओ कितने लोगों को दिखा? एक डाइपोल मोमेंट ये क्रिएट हो गया और एक डाइपोल मोमेंट ये क्रिएट हो गया, दिखा तो बोलो हाँ। क्या ये भी डाइपोल मोमेंट है? क्या प्लस और प्लस मिलके भी डाइपोल मोमेंट है? नहीं सर, प्लस और प्लस मिलके थोड़ी होगा। ऑक्सीजन 2 होता है ना, तो 2 में माइनस को कितना हिस्सा में लिया? एक इसके साथ बॉन्ड बना दिया और एक उसके साथ बना दिया, समझ में आया? तो बताओ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के, तो एनसीईआरटी क्या किया? एनसीईआरटी ना इसको बनाया है ना इसको बनाया, एनसीईआरटी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसको दिखा दिया। सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी ने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सीधे ऐसे बना दिया। क्यों बनाया समझे? देखो वो बताया रिजल्टेंट, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो दो वेक्टर का रिजल्ट इन दोनों के बीच से निकलेगा। तो हम लोग डिटेल करेंगे, हम लोग सब कुछ लिखेंगे। चलो, तो H2O भी कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। अब सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, ये लोग जो है ना सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, बड़ा छोटा नहीं है। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। एक बात बताओ अब बहुत इत्मीनान से, आराम से, ये दोनों ऑक्सीजन का बैलेंसिंग कहां पे होगा? दोनों के बीचों बीच में। तुम ऐसे सोचो, ये 4 kg है और ये भी 4 kg है। बताओ इन दोनों को अगर बैलेंस करना है तो कितना मीटर पे बैलेंस करेंगे? फिगर देख के बोलो, इसको बैलेंस करके उठाना है, कहां से बैलेंस करके उठाओगे? बीचों बीच से। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? का बहुत दिमाग, इसके लिए बहुत फिजिक्स पढ़ना है, कॉमन सेंस का बात है, बीचों बीच से उठा लेंगे सर। तो बताओ ये दोनों ऑक्सीजन का सेंटर, ये दोनों ऑक्सीजन का सेंटर बीच में आएगा, और कार्बन तो जहां पर है बोलेंगे इसको बैलेंस करके उठाओ। कहां से बैलेंस करोगे? सिंगल बॉडी है, बोलेंगे जहां पर है वहीं से उठा देंगे। अरे सिंगल बॉडी है, पॉइंट मास है, एक छोटा सा पत्थर है, उसको बोलेंगे छोटा सा। एक चीनी का दाना है, चीनी का दाना, बोलेंगे चीनी के दाना को उठाओ, तो चीनी का दाना हिया रहेगा तो हिया से उठा लोगे? चीनी का दाना हिया से उठा लोगे? अरे जहां पे चीनी का दाना है वहीं से तो उंगली पे उठा लोगे चीनी के दाना को, पॉइंट मास है। तो ये कार्बन का, कार्बन जहां पर है वहीं पर इसका प्लस होगा। अब बताओ, कुछ दिख रहा होगा तुमको, गैप नहीं बन पाया, प्लस और माइनस के बीच में गैप नहीं बन पाया, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हुआ। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल। नॉन पोलर का डिफाइन करो तो, a molecule in which center of positive charge and center of negative charge coincide. Which molecule? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप लोग पोलर नॉन पोलर समझ गए, ये हुआ डिफिनीशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी क्या लिखा है आगे, ये सब आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 65 में मिलेगा, 65 में। या तो बुक है तो ठीक, और नहीं तो घर पे गूगल पे भी खोलोगे, पीडीएफ लिखोगे तो घर पे जाकर लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लेना, जितना फिगर बना रहे सब उसमें बना हुआ है। सुनो ध्यान से आगे, सुनो ध्यान से आगे। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फोटो है। ये किसका फोटो है तुम्हारा?
ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फोटो है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फोटो है। समझोगे यहां ध्यान से, साथ में चलोगे एकदम। बताओ किसका फोटो है? ये तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फोटो है, नॉन पोलर मॉली नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फोटो है। चलो अब यहां ध्यान दो, ये प्लस और ये माइनस, बताओ ये किसका फोटो है? तो दो ही तो मॉलिक्यूल पढ़ाया है, तो आप लोग क्या मॉलिक्यूल को पहचानना सीखे? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फोटो और ये पोलर का। अब आगे देखो, अब एक मटेरियल बनाओ, एक मटेरियल बनाओ, ये मटेरियल किससे बना रहे हैं? तो इस मटेरियल को बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। वेरी सिंपल, एग्जाम में आ गया, व्हाट आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? तो बोल दोगे, बोलोगे आ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया, क्लियर है? तो देखो यहां ध्यान से, नाम ले लेंगे तो फिर अमर हो जाओगे। देखो यहां ध्यान से, तो ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक है बाबू? ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा वो कैसा डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा? वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। और जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, अब मेरे सवाल का जवाब दो, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है या नहीं? यस सर। और इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है या नहीं? नहीं सर, इसमें गैप है, इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो बताओ नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका? बोलेंगे जो 0 0 0 मिलके 0 है ना होगा, इक्वल टू 0। अब बताओ यहां कहीं भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं? बाहर से कोई प्लेट के बीच में इसको रखा है, तो ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको दो बार पढ़ेंगे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अभी कौन सा पढ़ा? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इसको रख दिया। एनसीईआरटी में 4 फिगर बना है, पहला फिगर मैंने क्लियर कर दिया। अगला फिगर पे आते हैं, ध्यान दोगे। ये है मेरा पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक किससे बनेगा रे? प्लस माइनस तो भी बना था रे गधा का। पोलर डाइलेक्ट्रिक किससे बनेगा? पोलर मॉलिक्यूल से बनेगा। किससे बनेगा? पोलर मॉलिक्यूल से बनेगा। अरे दिख रहा है तुम लोगों को? ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। बताओ, इस तरह अपना भर देना, अपना चावल के दाना टाइप, चावल के दाना टाइप भर देना। बताओ इस ये है पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या है ये? A dielectric material made up of polar molecules is called polar dielectric material। अच्छा बताओ इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा नेट? अरे बोलो ना रे। और इसी को बोलते हैं पढ़ाई। नहीं करो तो एग्जाम में उल्टा पुल्टा आंसर लिख के आओगे। यस सर 0 होगा। बोलोगे कैसे होगा, हुआ तो 0 ना था। अरे भाई यहाँ एक मॉलिक्यूल नहीं है, देखो जिस इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर होगा, कैंसिल आउट ईच अदर। इसका इधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, बोलोगे जोड़ी कैंसिल होवे करेगा। हाँ सर, अनअरेंज रहता है। आप में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, हम अगर ना मौजूद रहे, एक्सटर्नल फील्ड ना रहे, कोई पढ़ता है? कोई आगे देखेगा, कोई पीछे देखेगा, 2-4 ठो खाली अरेंज होता है। बाकी जो अरेंज भी होना चाहेगा तो उसको अगला आगे बर्बाद करे, खत्म कर देगा। ठीक है, तो मत वही हम आ जाएंगे क्लास में तो सबका नजर कहां जाता है? बोर्ड पे सीधा जाता है, तो सब कंस्ट्रक्टिव हो जाते हो। और अभी सब एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो।
कैपेबिलिटी है, लेकिन डिस्ट्रक्शन करते रहते हो। तो उसी तरह से एग्जांपल देके बता रहे हैं कि कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। समझ में आया? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जितना डाइपोल मोमेंट इधर उतना डाइपोल मोमेंट इधर, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो एग्जाम में अगर आ गया कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब मौजूद ना रहे तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0। इन्हें की लिख देंगे होता है। जब वो सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा तब होगा। अकेले क्लास में बैठे हुए कोई है ही ना, तो कोई क्या करोगे? पढ़वे करोगे और क्या करोगे? मोबाइल पर कुछ नहीं है, खाली किताब कॉपी है, कितना देर बैठे रहोगे? हाँ, एक्सेप्शन लोग सो जाएगा, पता है हमको। ठीक है, चलो खैर, इतना बात समझ में आया। अब इन लोगों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं, इसका बिहेवियर देखने जा रहे हैं। कहां रखने जा रहे हैं? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। हम नया फिगर ना बना करके और नया फिगर बना ही देते हैं, बगले में बना देते हैं। और यहां ध्यान दो सब कोई। तो चलो, ये नॉन पोलर है। कौन है ये? लेकिन अबकी में क्या बोला? अबकी में यहां पे एक प्लेट आ गया, वही वाला जो पढ़ाए थे पीछे अभी। ये प्लेट पे प्लस और ये प्लेट पे, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ कि नहीं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अप्लाइड, नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब तुम लोग बताओ क्या होगा? बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये जो एक दूसरे पे चढ़ा हुआ था इसके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, प्लस की तरफ माइनस आ जाएगा और माइनस की तरफ, और इसका फोटो कुछ ऐसा एनसीईआरटी दिखाया है। सिंबल पे ध्यान दो मेरे भाई, सिंबल पे ध्यान दो। मतलब नॉन पोलर भी पोलर में कन्वर्ट हो गया, नॉन पोलर भी पोलर में कन्वर्ट हो गया जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो जब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जब हम आ गए, तो तुम नहीं भी पढ़ने वाले हो तो कुछ कुछ सीखते जा रहे हो। तो नॉन पोलर भी पोलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन पोलर। अब इस तरह पूरा फिगर भर लेना, इस तरह से पूरा फिगर, ये तुम्हारा पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और सीखते हैं। मान लो ये दोनों प्लेट के बीच में हवा था, एयर। तो एयर भी तो नॉन पोलर है तुम्हारा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नॉन पोलर का एग्जांपल था ना। तो एयर भी तो नॉन पोलर है। तो मान लो ये एयर मॉलिक्यूल है। प्लीज, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, डिफिनीशन आ रहा है, नया नाम, जिसका काम पड़ेगा हमको कल के क्लास में कैपेसिटर जब हम पढ़ाएंगे। तो वो नाम के बारे में आज क्लियरिटी होना चाहिए। एयर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मौजूद नहीं था, एयर मॉलिक्यूल ऐसे था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में ऐसे था। अब इस एयर मॉलिक्यूल को कहां लेके चले गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बता, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे, एयर मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, हाँ या ना? लेकिन अभी भी एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं हुआ है। कहां नहीं हुआ है? प्लस माइनस अलग अलग। एक काम करो, एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाओ और प्लस लाओ और माइनस लाओ और प्लस लाओ और माइनस लाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेके चल जाओ 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर बोलो चाहे न्यूटन पर कूलम बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को इतना हाई लेके चले जाओ। थोड़ा मोड़ा है कि बहुत बड़ा वैल्यू है? अरे तुम सोचो
30 लाख वोल्ट। अगर एक जीरो इसको दे दे 30 बन जाएगा, और इस पे 5 जीरो, 5 जीरो मतलब लाख होता है। अब सोचो घर में कितना वोल्ट आता, 220 वोल्ट। चलो मान लो 1000 वोल्ट कहीं पे जा रहा है, मान लो कहीं पे 5000 वोल्ट, तो 5000, 10,000, 20,000 वोल्ट नहीं का बात कर रहे हैं, 30 लाख वोल्ट का बात कर रहे हैं पर मीटर। पर मीटर मतलब दोनों प्लेट के बीच का गैप अगर 1 मीटर हो, दोनों प्लेट के बीच का गैप अगर 1 मीटर हो, तो 1 मीटर के गैप पे 30 लाख वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट कर दे, 1 मीटर के गैप पे 30 लाख वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट कर दे, तो ये जो हवा का मॉलिक्यूल है टूट जाएगा, हवा में करंट आ जाएगा, हवा इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा। जैसे ई दीवार है, ई दीवार है, एक दीवार प्लस कर दो, एक दीवार और ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों दीवार के बीच में इस वैल्यू को टच कर गया, तो बिलीव मी रूम में जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है सब आयोनाइज हो जाएगा, हवा में करंट आ जाएगा। बोलोगे लगेगा हम लोग को? बिल्कुल लगेगा करंट, हवा में करंट आ जाएगा, चरचराहट का आवाज होने लगेगा, स्पार्क होने लगेगा। और ऐसा हम लोग कभी कभी देखते हैं, हाई वोल्टेज का तार जो ऊपर से गया होता है ना, देखना वहां पे चरचराता रहता है, या वहां पे बिजली टाइप का हिलता रहता है, मतलब रोशनी उसनी आता रहता है। राजा बाजार आसियाना रोड में जाओगे ना, वहां तो जबरदस्त हाई वोल्टेज का तार गया हुआ है, वहां पे एनी टाइम लगता है कि अब आग लग जाएगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन एनी टाइम लगता है कि आग लग जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्रिएट हुआ है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्रिएट हुआ है कि उसके आसपास में जो हवा है वो आयोनाइज हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो वहां पर चरचराहट का, कभी कभी क्या होता है ना, पतला तार खोसो सॉकेट में, वहां भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, चिंगारी मार देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होता है, रीजन सो अलग है। अर्थिंग ठीक होता है तो चार्ज चल जाता है अंदर, ठीक है। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रिएट हो गया, मतलब इससे कम होगा तो आयोनाइज, इससे जहां बढ़ गया तो आयोनाइज। तो बताओ इस वैल्यू पे क्या बोलेंगे, आयोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलेंगे बाउंड्री लाइन है। इस पे आप दोनों बोलिए चलेगा, आप ही बोलिए इससे ज्यादा कर देंगे तो आयोनाइज हो जाएगा, इससे कम पे आयोनाइज, या आप ये बोलिए मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे आयोनाइज नहीं हो रहा है। ये सब स्टेटमेंट इसके सही, बाउंड्री लाइन है ना, बॉर्डर पे है। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इंसुलेटर अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को नहीं खोए, और उस वैल्यू से अगर ज्यादा चल जाए तो इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करे। इलेक्ट्रिक फील्ड के उस वैल्यू को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, वेरी गुड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अलग चीज था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अलग चीज था, वो तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर था। मतलब तुमसे बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में अंतर जानते हो, तो बोलो यस सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इंसुलेटर अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खोता नहीं है, उससे ऊपर जाने पे खो देगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू है जिस पर वो खोने वाला है। कम से कम इतना देंगे तब ना वो, एक ही बात बोल रहे हैं, तुम जैसे समझना है समझो, कम से कम इतना वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का देंगे तब ना वो टूटने वाला होगा, हाँ या ना? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर इंसुलेटर किसके तरह बिहेव करने जा रहा है, कंडक्टर की तरह।
क्लियर है आप लोगों को? हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगा। एयर का हमको याद रखना है, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्या पढ़ा? बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब किसके बारे में पढ़ेंगे? अरे बोल ना रे, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? पोलर के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलर के बारे में तो बहुत आसान है। अब पोलर के बारे में पढ़ेंगे। पोलर को कहां लाके रखेंगे? कहां चला गया? बताओ, पोलर को कहां लाके रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोलर के पास तो पहले ही से एबिलिटी था। अरे पोलर के पास तो पहले से एबिलिटी था ना रे। अब इसको खाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तेरे पास पूरा एबिलिटी है। अब हम खाली आके खड़े हो गए, तो आके खड़े हो गए, खड़े होने का मतलब क्या है? एक तरफ प्लस और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। तो बता, ये जो अनअरेंज था, अब ये लोग अरेंज होगा। प्लस की तरफ कौन आएगा और माइनस की तरफ? प्लस की तरफ, माइनस की तरफ, प्लस की तरफ, माइनस की तरफ। तो कितने लोग को दिखा कि जो डाइपोल मोमेंट इधर उधर था, अब वो सब सेम डायरेक्शन में होगी। अब डाइपोल मोमेंट जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो। अब नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू, एंड हियर भी नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू। पहले जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। कितने लोग ये चार फिगर समझ गए? और ये चारों फिगर समझे? और लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, फिर से देख लेना। क्लियर है यहां तक? चलो आगे सुनोगे। एक आखिरी टर्म आ रहा है, पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन। एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है, बिहार बोर्ड में अक्सर आता है। देखोगे ध्यान से। समझो इत्मीनान से। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। कितने लोगों को दिखा? ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। दोहरा दो, क्या बोला? ये नॉन पोलर है। देखो यहां ध्यान से, एक नॉन पोलर है, 3D में है, ये नॉन पोलर है, ये रखा हुआ इस नॉन पोलर है। ठीक, इसके पास वॉल्यूम है ना? अरे एरिया भी है, हाइट भी है, तो वॉल्यूम हुआ ना। अच्छा, इधर को हम एरिया बोल दें। एरिया मतलब लेंथ इनटू, और ये हाइट होगी। तुम जिसको लेंथ ब्रेथ हाइट करो, वॉल्यूम है कि नहीं? कितने लोगों को दिख रहा है कि इसमें वॉल्यूम है? वॉल्यूम है। तो देखो अब यहां ध्यान से, कौन सा ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। अरे समझा, ये किससे मिलके बना है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना है। एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दो। दोहरा दो, हम क्या बोला? अरे दोहराओ ना अच्छे से। एक्सटर्नल फील्ड में इसको लिया, बताओ क्या होगा? अभी अभी तो पढ़ा था। बोलेंगे एक्सटर्नल फील्ड में जब लाइएगा, तो इसका जो फोटो है वो थोड़ा ऐसा हमको दिखे लगेगा। इधर प्लस है, इधर कौन है? माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना। तो चलो ऐसा दिखेगा फोटो। और ये नॉन पोलर किसमें कन्वर्ट किया रे? बोलना, नॉन पोलर किसमें कन्वर्ट किया? पोलर में कन्वर्ट किया। ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ या नहीं क्रिएट हुआ? दोहरा दो, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ? मान लो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ 50 कूलम मीटर। सेंटीमीटर है, ये कूलम मीटर है। हाँ, उल्टा पुल्टा मत पढ़ना, जरा पढ़ा लिखा की तरह बात करना। Q × 12 होता है, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर।
तो डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट हुआ? अरे डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट हुआ? 50 कूलम मीटर। और इसका वॉल्यूम क्या बोला? इसका वॉल्यूम है, मान लेते हैं 2 मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब? तो बताओ 1 मीटर क्यूब में कितना? 1 मीटर क्यूब में कितना डाइपोल मोमेंट? इससे भी कोई आसान सवाल हो सकता है। अरे 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट? बोलो ना। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। बहुत आसान नहीं है। बोलो, पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट, और यूनिट वॉल्यूम ना हो तो यूनिट वॉल्यूम बना लेंगे। तो हमारे पास एक टर्म है पोलराइजेशन डेंसिटी। फॉर्मूला बहुत आसान। क्या है फॉर्मूला? डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट बाय, डाइपोल मोमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। और पोलराइजेशन को भी पी से करते हैं, इसलिए हम उसको स्मॉल पी लिख दिया, अगर दोनों का सिंबल पी ही है। कोई दिक्कत? तो डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी, पोलराइजेशन कैपिटल पी, वॉल्यूम तुम लोग बोलो। तो बोलेंगे देखिए सर, ये वाला साइड को है ना, अच्छे से देखो ध्यान से, ये वाला साइड को है ना एरिया बोल दे रहे हैं, एरिया। तो बताओ इसको लेंथ बोल दें। दिखा तुम लोगों को क्या किया? थोड़ा अच्छे से देखना, एकदम डिटेल में देखना। हमको डाइपोल मोमेंट लिखना है, तो हम क्या करते हैं? इस साइड वाला निगेटिव लेते हैं और इस साइड वाला पॉजिटिव लेते हैं, अब बीच वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तब ना होगा क्यू। कितने लोगों को दिख रहा है? पहले ये डाइपोल है, एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ, दोनों के बीच का दूरी। तो बताओ डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? क्यू इंटू, दिखा तुम लोगों को? हम लोग साइड साइड वाले का बात करके डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, साइड साइड वाले का बात करके डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। सुनाई दिया तुम लोगों को? तो बताओ डाइपोल पोलराइजेशन इक्वल टू क्या लिखा? डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से बोलो तुम लोग, डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हैं? और फिगर देख के बोलो, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। और इधर वाला एरिया, इधर वाला लेंथ, वॉल्यूम हो गया टोटल। तो बताओ क्या लिखे? ए इंटू 2L, ए इंटू 2L। दिखा तुम लोगों को? और 12 कट गया, कितने लोग को दिखा? क्यू बाई ए। अरे इसको पहचानते हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी पक्का वाले हो? बोलेंगे यस सर। बोलेंगे सर इसका मतलब ही हमको समझ में आ रहा है। एकदम ध्यान से देखना, तुमको दिखेगा, ध्यान से देखना। इसका मतलब ही समझ में आ रहा है सर। आप ई वाला जो एरिया लिया है, ई वाला, हाँ सर ऐसा वाला तो होबे करता। देखो प्लेट ही यहां लेते थे, एक तो प्लेट ही यहां लेते थे, ये वाला प्लेट हुआ आप जो रंगा है व्हाइट कलर से, इधर उधर वाला होगा, ये दिख रहा है। और ये वाला प्लेट पे प्लस, ये वाला प्लेट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है ना। तो बताओ ये माइनस के कारण यहाँ क्या क्रिएट होगा? बोलो, प्लस क्रिएट होगा। दिखा तुम लोगों को? और ये प्लस के कारण यहाँ क्या क्रिएट हुआ? और कितने लोगों को पता है कि इसको प्लस सिग्मा बोलते हैं, इसको माइनस सिग्मा बोलते हैं? इसका मतलब ये हम क्यू बाई ए को सिग्मा बोल सकते हैं। और बताओ ये वाला जो सिग्मा है ये अप्लाइड है कि इंड्यूस है? ये वाला जो, ये वाला प्लेट में जो क्रिएट हुआ प्लस वाला,
और इधर माइनस वाली लोग अप्लाइड है कि इंड्यूस्ड है? अप्लाइड तो इन लोग है ना, ये हम अप्लाई किया और इसके कारण यहां क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। यहां क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। तो यहां पे पी लिख देते हैं, मतलब पोलराइज हो क्या आया है। तो देखो बिहार बोर्ड में है ना, इतना डिटेल नहीं देता है, पता क्या देता है? बोलता है पोलराइजेशन किसके बराबर? आंसर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, टिक मार देना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दोनों बोर्ड में आता है। पोलराइजेशन किसके बराबर है? कितने लोगों को दिखा? पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। क्लियर है यहां तक? चलो एकदम आखिरी बात सुनोगे ध्यान से। एक बात बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और बढ़ा दें तो कितने लोगों को लगता है कि और ज्यादा पोलराइज हो जाएगा? कॉमन सेंस का बात है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पोलराइजेशन भी, मतलब पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इस चीज को हर मटेरियल इस बात को फॉलो नहीं करता है। हाँ ही बोलेगा तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, लेकिन हम तुम्हें साथे साथे बढ़ेंगे। इसको जो फॉलो कर लेगा उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? जो इसको फॉलो करता है। आज तक ये नाम एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है, लेकिन कभी भी आ सकता है। और जिस साल आएगा बच्चा बोलेगा एनसीईआरटी में है या नहीं, कोई सैंपल पेपर में नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी में सब कुछ है मेरे दोस्त, बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी को रीडिंग करो, ठीक है। अब कितना आसान है, कोई अगर नाम सिर्फ जानता है, मान लो नीठी में आ जाए कि उस मटेरियल का नाम बताइए जिसमें ये लॉ फॉलो हो जाता है, आपको नाम खाली पता है, टिक मार दोगे। और ये क्वेश्चन किसी सैंपल पेपर में क्यों नहीं मिलेगा? आज तक आया ही नहीं है और एनसीईआरटी में दिया है। तो बताओ, ये लाइन समझ में आए कम से कम? ये लाइन क्या बोल रहा है बताओ तो? अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, दोहराओ क्या बोला? अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी कौन बढ़ेगा? बाबू प्रोपोर्शनल का निशान हटावेंगे तो क्या लगावेंगे? और यहां कांस्टेंट लगा, ये और ये दो कांस्टेंट लगा। अब सुनो कौन क्या है। दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट आई रोट, आखिरी स्टेटमेंट जो हम लिख दिया, समझ लो। इसको तो पहचानते हो। और ये जो है ना, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? नामो नहीं बोल पाता है, 12th पढ़े लाया हुआ है सब। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, बोल। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये डिपेंड करता है मटेरियल के। अलग अलग मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू भी अलग अलग होगा। अरे सुनाई दिया? मतलब अगर हम कंक्लूजन करें तो व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी? याद कर जाओ, डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization density. In other words, we can also say charge per unit area is also called polarization density. दो definition, which is equal to surface charge density. Moreover, more the applied electric field, more the polarization. ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का ज्यादा पेयर क्रिएट होगा, तो पोलराइजेशन भी ज्यादा क्रिएट होगा। समझ में आया? प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, जो इस लॉ को फॉलो करेगा, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाया, काई, इसको काई बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये ना कि एक्स लिख दो बैठ करके, ये एक्स नहीं है, ये काई है। नहीं लिखने आएगा तो ऐसे करके लिख देना, ये काई। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। कौन है रे? चैप्टर 4 बोल,
में आएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कौन आएगा? देखना, आज जो नाम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चैप्टर 4 में यहाँ एम लिखा रहेगा और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा। क्या नाम होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होगा देखेंगे, वहां नाम सुन लिया। चल ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास।